2021 की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक दलों ने मिशन 2023 पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची। इस बार वे राजधानी के बाहर जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें रिचार्ज करने नए मंत्र तो दे ही रही हैं, बूथ प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में रहने के लिए प्रेरित भी कर रही है। इसके अलावा इस बार प्रदेश प्रभारी एक मजे हुए नेता की तरह खुद को भावनात्मक रूप से कार्यकर्ताओं और नेताओं से जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। एक बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए छत्तीसगढ़ को अपना मायका बताया और खुद को छत्तीसगढ़ की बेटी। इतना ही नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद भी कार्यकर्ताओं के साथ चखा। दी पुरंदेश्वरी ने उम्मीद जताई कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्हें पूरा भरोसा है कि 2023 में बीजेपी की वापसी जरूर होगी। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी becomes very strong in छत्तीसगढ़ and they will be able to reach out to the people. इसके वास्ते organizational strength is very very strong, very very important for us. And हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यही कहते आ रहे हैं कि अगर पार्टी रूट से जड़ से अगर स्ट्रांग है तो देयर मे बी वेव जो लोग बोलते हैं ना, उसका कोई मायना नहीं होता, बिकॉज वंस यू वेरी स्ट्रांग द वेव में बी फॉर यू अगेंस्ट यू, फिर भी पार्टी वैसे ही स्ट्रांग रहेगा। वहीं सत्ताधारी दल भी बड़ी सजगता के साथ विपक्ष की सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस का फोकस अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने पर है, जिनके लिए कांग्रेस अपने पदाधिकारियों की बैठक कर जरूरी निर्देश दे रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम अपनी सरकार के कामकाज और बीजेपी में निराशा के चलते फिर से सरकार में वापसी का दावा भी करने लगे हैं कि हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। हम भी 2023 और 2024 की तैयारियों में लगे हैं। जो प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे ताकि नीचे से उभर सके, मगर उनको उभरने में अभी टाइम लगे। मगर 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों पर सिमट गए हैं। आज उनके कार्यकर्ता हताशा के दौर से गुजर रहे हैं और 2023 और 24 में भी हम फिर से सरकार में आए। विधानसभा चुनाव 2018 के बाद राज्य में जितने भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी पिछड़ती ही दिखी। इस लिहाज से नई प्रभारी के लिए पार्टी को नए सिरे से रिचार्ज करना और 2023 के लिए तैयार करना बड़ी चुनौती होगी। लेकिन कांग्रेस की अपेक्षा संगठन के मामले में बीजेपी ज्यादा अनुशासित पार्टी मानी जाती है। यही पार्टी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन क्या नई प्रभारी राज्य में नया जोश भर पाएंगी, यह आने वाले दिनों में सामने आए। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बीजेपी को नया बूस्टर मिल रहा है। जी हां, क्या वाकई जो नई प्रदेश प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी, उनकी ताबड़तोड़ दौरे, राजधानी से निकलकर जिले तक पहुंचना, वहां पर रूट लेवल तक कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, उनसे अपने आप को जोड़ना एक भावनात्मक तरीके से कि छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ या छत्तीसगढ़ मेरा मायके है, बहुत सारे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाना, क्या ये तमाम चीज़ें कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर पाएंगी? क्योंकि पिछले चुनाव में 2018 की बात कर ले या उससे बाद लगातार जो बीजेपी को हार मिली है, उसमें एक बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की निराशा या नाराज़गी है। इधर कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही है। उसका कहना है कि हमारे कामकाज पर जनता लगातार मुहर लगा रही है और इसी मुहर के बदौलत और बीजेपी में जो निराशा है, नाराजगी है, उसकी बदौलत 2023 भी हमारा होगा। चर्चा इसी पर आज होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रमेश वर्ल्यानी जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। केदार गुप्ता जी भाजपा से हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार बी मुरली जी हमारे साथ हैं। केदार गुप्ता जी, सवाल पहला आपसे करूंगा, क्या डी पुरंदेश्वरी जी का ये दूसरा दौरा है और जिस तरीके से तेवर भी दिखा रही हैं, भावनात्मक रूप से भी जुड़ रही हैं, क्या वाकई पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए बूस्टर साबित होगा? कार्यकर्ताओं में इससे कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से हम प्रकृति का ही नियम देखते हैं तो नव सृजन से उमंग और ऊर्जा का जो संचार होता है, उसे प्रकृति के द्वारा भी हम देखते हैं। नए पौधे, नए फूल जो मन को आनंदित देते हैं और ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हमारे नए प्रभारी के रूप में श्रीमती पुरंदेश्वरी जी आई हैं और उनका लगातार जो दौरा प्रवास हो रहा है और जैसे आपने कहा भावनात्मक रूप से जोड़ रहे, तो भारतीय जनता पार्टी की ये तो सिद्धांतों में है, ये विचारों में है कि हम आध्यात्मिकता के साथ ही राजनीति करते हैं
और राजनीति करना हमारे लिए सत्ता एक माध्यम नहीं है, हम सेवा के लिए इस क्षेत्र में है, राष्ट्र सेवा हमारा मूल उद्देश्य है। इसलिए हमारे कामों में आपको भावनाएं हर नेता के काम में दिखाई पड़ेंगी। इसलिए निश्चित रूप से पुरंदेश्वरी जी जो यहाँ पर जमीन के कार्यकर्ताओं से मिल रही है, जुड़ रही है, गांव में जा रही है, महिलाओं के बीच स्वयं होके जा रही है, और कोरोना काल है और एक महिला नेत्री होने के बावजूद जिस प्रखरता के साथ वो अपनी बातों को रख रही है और कार्यकर्ताओं से मिल रही है, तो बहुत स्पष्ट है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि लगता है, इसमें ये कहना पड़ेगा बहुत स्पष्ट है कि आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऊर्जा, उमंग और उत्साह देखते बनेगा और संगठन मजबूत होगा। ठीक, मल्याणी जी, 2023 के लिए आपका जो विपक्षी दल है पूरी तैयारी कर रहा है, रूट लेवल तक जा रहे हैं। प्रभारी को आपने सुना ही, डी पुरंदेश्वरी नए प्रभारी आ गए हैं, सह संगठन मंत्री नए आप पहुंच रहे हैं, शिव प्रताप जी, क्या लग रहा है विपक्ष वापस खड़ा हो रहा है? देखिए, हर विपक्षी पार्टी का या हर राजनीतिक दल का अपना एक कार्यक्रम होता है कि आने वाले चुनाव में अपना परफॉर्म करने के लिए वो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करे। उस हिसाब से वो भी तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है। लेकिन असली मुद्दा तो ये होता है अभिषेक जी कि जनता हर पार्टी के नीति कार्यक्रमों को और उनके क्रियाकलापों की जांच करने के बाद वोट देती है ना। तो छत्तीसगढ़ की जनता क्या पूरे देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में दोबारा दे दिए, 15 साल रमन सिंह जी ने यहाँ राज कर लिया। इन लोग कर क्या रहे हैं? आज देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो डरी हुई हैं। जो कोई केंद्र सरकार का विरोध करता है तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब छापे के दौर शुरू हो जाते हैं। और जो वायदे किए थे मोदी जी के आने के बाद अच्छे दिनों के, वो अच्छे दिन तो सब बिखर गए। अब लोग बोलते हैं कि वो अच्छे दिन तो ना आए, हमें पुराने बुरे दिन लौटा दो, ये जनता कहने लगी है। वो गैस सिलेंडर जो 300 का था 700 पहुंच गया, पेट्रोल डीजल जो कम होना चाहिए था वो 100 रुपए तक पहुंच गया, 15 लाख रुपया मिलने वाले थे उसका आता पता नहीं है। किसानों को 1.5 गुना आमदनी की बात की थी, आज किसान परेशान है। छत्तीसगढ़ के 11 में से 9 सांसद उनको मिल गए। नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ की जो परिस्थिति थी पहले 15 साल की, वो कांग्रेस के आंतरिक गुटबाजी के चलते हुए भी कांग्रेस पराजित हुई है। ये जो कांग्रेस का आंतरिक समीकरण जो बिगड़ा हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 19 में तो समीकरण भी दूर हो गया था। लेकिन ठीक है, देखिए 18 में हम लोग आए, 19 में जो लोकसभा है, लोकसभा को आप मत तुलना करिए। लोकसभा शुद्ध इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर और एक राष्ट्रवाद की भावना को उभार कर लिया, वो अलग बात है। लेकिन आज हो क्या रहा है देश में? हिंदुस्तान का किसान इस कड़कड़ाती ठंड में, बरसात में दिल्ली में बैठा है, पेशी दर पेशी चल रही, बातचीत नहीं हो रही है। लोकतंत्र में जनता की आवाज को जो सरकार अनसुना करती है, जो तानाशाही करती है, उसको अंततः जनता उखाड़ फेंकती है। ये हमने देखा है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी अपने नीति और कार्यक्रमों और घोषणा पत्र के वादों को पूरा कर रहे हैं। गांव के ग्रामीण अंचल में हमने आर्थिक आधार मजबूत किया है, शहर के व्यापार और उद्योग को मजबूत करने का काम किया है। तो शहरी और ग्रामीण इलाके में कांग्रेस पार्टी अपना काम काज कर रही है। 2023 के आने वाले 15 साल तक हम इसमें राज करेंगे। मुरली जी हमारे साथ है। मुरली जी, डी पुरंदेश्वरी का दौरा आपने देखा है, ये दूसरा दौरा है। पहले दौरे में भी तेवर उनके जो थे, निर्देश थे। इस बार जो तेवर के साथ साथ एक भावनात्मक जुड़ाव की भी कोशिश यहाँ पर है। बेटी वाला शब्द, या मेरा छत्तीसगढ़ मायके है, या छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को लगातार उसका सबके साथ बैठकर स्वाद चखना, क्या लग रहा है? वाकई कोई बूस्टर देने की कोशिश है? कितनी सफलता मिल पाएगी? और ख़ासकर जिस प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस यहाँ पर पहुँची है, बीजेपी चुनौती दे पाएगी? खड़ी हो रही है फिर से? मुझे लगता है कि पुरंदेश्वरी जी का जो दौरा है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बूस्टअप करने का जो दौरा कार्यक्रम ही है ये, इस वजह से उन्होंने व्यंजनों का नाम लिया, क्योंकि जब से कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस सरकार ने स्वाभिमान की बात कहा है, छत्तीसगढ़िया की बात कहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी कदम पर है। वो छत्तीसगढ़ की माँ
छत्तीसगढ़ की बहू है करके पुरंदेश्वरी का कहना, ये भी इसी एक भावनात्मक जुड़ाव की कोशिश है। व्यंजनों की बात करना ये भी भावनात्मक जुड़ाव की कोशिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त केवल भावनात्मक जुड़ाव से काम नहीं बनेगा, उनको मूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। 15 साल राज करने के बाद जिस पार्टी का यहाँ पे केवल 14-15 विधायक ही आया है, इससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राउंड है वो पूरी तरह से साफ हो गया है पिछले चुनाव में। उसके लिए कारण भी उनको खोजना पड़ेगा कि भाई इस तरह का बैकलैश क्यों मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो पहले उस चीज को समझना होगा और जहां जो परिवर्तन लाना है पार्टी में, पार्टी के अंदर नेताओं में, इस परिवर्तन को लाना पड़ेगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्य प्रणाली आप देखेंगे, पिछले बार सारे के सारे सांसदों को उन्होंने चेंज किया, तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में विधायकों के लिए भी वो इसी तरह का एक प्रैक्टिकल कर सकता है कि वो लगभग 90% विधायक जो है या सिटिंग विधायक और जो हारे हुए हैं उनको ना देके नए चेहरे लाए। तो ये एक तरह का कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है और कांग्रेस को भी इससे सबक लेनी होगी और 2023 की तैयारी वो भी पूरी तरह से अपने संगठनात्मक तरीके से संगठन को मजबूत करते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर हुआ है क्योंकि सत्ता थी उनके पास। तो सत्ता के आने की वजह से कांग्रेस संगठन भी कमजोर न पड़ जाए, इस पर भी इनको ध्यान देना। बड़ी अहम बात आपने यहाँ कही कि सत्ता में जब पार्टियां होती तो संगठन पे शायद ध्यान नहीं दे पाती और यही चूक भाजपा से हुई थी यहाँ पर। केदार जी, मुरली जी जिस ओर इशारा कर रहे थे वही मैं भी कहूँगा कि एक बड़ी हार की वजह थी कई सारे पुराने चेहरों से शायद जनता को एलर्जी हो गई थी, फिर वही चेहरे आसपास अब भी नज़र आ रहे हैं। नई प्रभारी क्या इतनी पावरफुल होंगी कि उन तमाम चेहरों को हटाते हुए लोकसभा वाला फॉर्मूला अपना पाए? देखिए, प्रभारी जी आई है, वो देख रही है, समझ रही है और ये निर्णय तो पार्टी का और उनका है, तो निश्चित रूप से वो काम करने के लिए आई है, बूस्टअप करने के लिए आई है। और जहां तक हम लोग को 14 या 15 सीट में आने का सवाल है और कांग्रेस का 70 सीट में जाने का सवाल है, तो वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसे हम चिट फंड, मैं तो चिट फंड कंपनी का मैनिफेस्टो कहता हूँ, कहा था कि दाना दाना धान खरीदेंगे 2500 में और 15 क्विंटल भी खरीद नहीं पा रहे हैं समय में, 1 महीना लेट खरीदी कर दी। कहा नवंबर था, दिसंबर में खरीदी कर रही है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब से ये सत्ता में आए हैं, बड़े भाई हमारे रमेश वल्याणी जी, वो तो शासन सत्ता और अपनी पार्टी की बात रखेंगे, पर मैं मूल आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप देखें 26,000 करोड़ का लोन, 26,000 करोड़ का लोन किसे कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ 24 महीने में। तो कहां जा रहा है ये लोन और कौन पटाएगा इसका ब्याज और ईएमआई? पहले आप देखें 15 साल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी तो सिर्फ 35,000 करोड़ लोन था और 7,000 करोड़ पुराना हिस्से में मिला था बंटवारे में। भाजपा ने 15 वर्षों में 35,000 करोड़ लोन लिया और ये सिर्फ, मैं 15 साल कह रहा हूं, ये सिर्फ 2 साल के अंदर 25,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिए। तो आखिर में ये क्या अर्थव्यवस्था का हाल है? और उसके बाद धान नहीं खरीद पा रहे, कह देते हमारे पास बोरा नहीं है, और अगर कोई भी बात आए तो इनको सीधा दिल्ली का नाम दिख जाता है कि मोदी जी ने बारदाना नहीं भेजे। अरे मोदी जी ने 9,000 करोड़ रुपया बदल रहे हो आप, इसका भी जवाब सुन लीजिए। आप धान खरीदी के लिए 9,000 करोड़ रुपया भेज दिया, उसके बाद आप 70 विधायक है और इतने सारे विधायक, अरे नहीं, बहुत गलत जानकारी दे रहे हैं केदार जी गलत जानकारी दे रहे हैं। वोट आपने लूट लिया। हर समय झूठ क्यों बोलते हो भाई? आपने युवा लोगों को 2,500 रुपए बेरोजगारी आप जवाब सुन लीजिए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार मजबूत है। सरकार है कहाँ दिखाई पड़ रही है सरकार? मैं तो कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जवाब भी सुन लीजिए। अब जवाब भी सुन लीजिए। बोलिए वरलानी जी, अब जवाब तो सुन लीजिए। अब जवाब भी सुन लीजिए। केदार जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के, मैं मानता हूं कि आपके कार्यकर्ताओं में आरएसएस में झूठ बोलने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन तथ्यों को इस तरह इतना मत झूठ बोलिए कि मोदी जी 9,000 करोड़ रुपए दे दिया। आपको मालूम होना चाहिए केदार जी, धान खरीदी के लिए अपेक्स बैंक के माध्यम से एक कमेटी धान खरीदी की व्यवस्था करती है, लोन लेती है, उसका लोन का
भुगतान होते रहता है, एक प्रक्रिया है। और जब 26,000 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, तो आप एमपी ने अभी कल ही आंकड़े आए हैं 40,000 करोड़ रुपया लोन लिया एमपी की सरकार ने। आपकी मोदी सरकार तो पैसे दे नहीं रही जीएसटी के। हाँ चलिए छत्तीसगढ़ बात कर रहा हूँ, सुनिए, सुन तो लीजिए पूरी बात। हम तो लोन ले रहे हैं ना, मोदी जी तो देश को बेच रहे हैं। अरे वो छोड़ो, मोदी जी तो देश को बेच रहे हैं, सौदी संस्थानों को बेच रहे हैं। कब लाओगे ये बताओ। मोदी जी ने कितना लोन लिया है? केंद्र सरकार पूरी तरह कर्जे में डूबी हुई है। छत्तीसगढ़ पे रहते हैं वल्याणी जी। केदार जी, आपसे एक सवाल मैं करूंगा सीधा सा, जो मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ। 2500 रुपया जो मेरा सवाल 25 रुपए धान खरीद रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है भाई? एक सवाल मैं केदार जी से कर लेता हूँ संगठन को लेकर। केदार जी, आपने कहा कि मैनिफेस्टो की वजह से पिछली बार सरकार आई थी, लेकिन मैनिफेस्टो एक वजह हो सकती है, और भी बहुत सारी वजह थी। आप भी इससे वाकिफ होंगे कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, बहुत से बड़े चेहरे आपकी पार्टी के थे जो हार गए चुनावों में, उनसे नाराजगी थी, और चुनाव के बाद भी उन्हीं चेहरों के आसपास संगठन घूम रहा है। तो कैसे इस चुनौती से पार पाएंगे, वही मैं जानना चाह रहा था। देखिए, निश्चित रूप से मैनिफेस्टो जो था वो चिटफंड कंपनी जैसा था, वो वादे पूरे नहीं कर रहे। पर उसके साथ साथ जो आपका प्रश्न है कि 15 साल के जो पुराने चेहरे थे, था, लेकिन और भी बहुत सारे रीजन थे। होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिसे हम लोग समझ नहीं पाए, ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी रही है। ऐसा बात नहीं है कि खाली मैनिफेस्टो है, पर जो भी खामियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, वो अब सामने आ रही है और उसमें बातचीत चल रही है। मैं नहीं समझता कि इसी में किसी एक व्यक्ति का दोष होता है, पर एंटी इनकम्बेंसी को हमारे नेता और हम लोग समझ नहीं पाए, जिसके कारण ये परिणाम जो है वो बहुत ही भयावह है, जिसे हम स्वीकार करते हैं। हम हार गए चुनाव, हम मान रहे हैं। क्या ये जो शुरुआत हुई है सौदान सिंह जी, इतने समय बाद यहाँ से गए हैं, तो इसे हम एक शुरुआत माने कि पुराने चेहरों की विदाई होगी? केदार जी, नहीं, देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और इस पर पार्टी काम करती है, और आने जाने का विषय ये नहीं होता कि पुराने थे इसलिए चले गए। माननीय सौदान सिंह जी ने 18 वर्षों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश को सींचा है, जहां पर कांग्रेस की मनोवृत्ति थी। यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में वहां 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए सींचा है, और उनके मार्गदर्शन में जो हम लोगों ने काम किया है, अब ये प्रभारियों का बदलना लगातार चलता है, और वो एक मजबूत प्रभारी थे, इसलिए 18 साल तक रहे। प्रभारियों का बदलना, आना और जाना एक सतत प्रक्रिया है, बात कही और हम सबको दुख भी है और खुशी भी है। अगर वो सत्ता में थी, भाजपा थी, उनका योगदान जरूर था। जी, मुरली जी से मैं सवाल करूंगा। मुरली जी, 15 साल सत्ता में भाजपा थी, बहुत सारे पुराने चेहरों का योगदान था, और 18 में हारी तो भी शायद उन्हीं चेहरों का योगदान था। क्या विदाई की बेला शुरू हो चुकी है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन में जिस तरह से परिवर्तन ला रहा है, आप देखेंगे कि सौदान सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ से हटा दिया गया है। वो काफ़ी समय से छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, और ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और सत्ता में लाने के लिए उनका प्रमुख भूमिका रही है। लेकिन पिछले बार जिस तरह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हारा है, और जो 15 सीट पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद से जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस वो ला रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो चेहरे जो लोगों को नागवार गुजरा और 15 साल बाद जिनको छत्तीसगढ़ की जनता ने हरा दिया, शायद भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को रिपीट नहीं करना चाहेगा, नए चेहरों को लाने का प्रयास होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के एक्सपेरिमेंट पहले भी किया है और आगे भी करेगी। शायद कांग्रेस जो सरकार है या कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह का मूलचूल परिवर्तन लाने और एक्सपेरिमेंट करने में इतना साहस नहीं जुटा पाती जितना भारतीय जनता पार्टी जुटाती है। शायद ये जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है बीजेपी के अंदर और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो है, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस तरह से मजबूत हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से, जिस तेवर में वो छत्तीसगढ़ में अब आ रही है, उनके इंचार्ज प्रभारी वगैरह जो कोई भी आ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले संगठन में 2023 के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी का संगठन को एक बार फिर मजबूती से वो खड़ा करेंगे। और तो कांग्रेस के पास ये रहता है कि वो इस संगठनात्मक
चेंजेस जो भाजपा ला रही है उससे कैसे निपटा जाए, वो अपने अंदरूनी संगठन को कैसे मजबूत करे। सत्ता में है तो सत्ता में होने की वजह से कई सारे चीजें सत्ताधारियों को दिखता नहीं है, तो ये जो चीजें हैं संगठन के जो लोग हैं उनको सत्ता के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के इन चीजों को ठीक करना होगा और मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी वो चुनौती दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को। कल्याणी जी, आपको भी लगता होगा कि 18 वाली बीजेपी को हराना शायद ज़्यादा आसान था, 23 में थोड़ा सा ज़्यादा जोर एफर्ट लगाना पड़ेगा? नहीं अभिषेक जी, मैं मुरली जी की बात से सहमत हूँ कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको संगठन और सत्ता के बीच जो समन्वय होना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये बात भी सही है कि सत्ता में आने के बाद लोगों को सही नहीं दिखा देती, लेकिन मैं मुरली जी के बात में ये भी चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि सौभाग्य से हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो संगठन के और संघर्ष के माध्यम से सत्ता पर पहुँचे हैं, तो वे सत्ता और संगठन की दोनों की अहमियत को समझते हैं। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक समन्वय बनाकर और अपने नीति और कार्यक्रमों को लागू कराने के लिए एक निश्चित योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जिसमें सत्ता भी जुड़ी हुई है और संगठन को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस खतरे से हम लोग वाकिफ हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि 2023 में कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी चुनौती होगी। और इस बीच जो हमारे काम हो रहे हैं उसका असर ग्रास लेवल पर पहुंच रहा है। ग्रामीण इलाकों में आप जाएंगे तो आप पाएंगे लोगों के बीच में चर्चा कि ये हमार मुख्यमंत्री है जो कहीं से वो करके दिखाई से, यानी ये आम छत्तीसगढ़ी जो भावना है जिसके लिए इंगित किया मेरे पत्रकार साथी जी ने भी, मुरली जी ने भी, मैं उसी भावना को जो जड़ तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो हमारे लिए मजबूत आधार बनेगा। ठीक है केदार जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, 2023 में संगठन आप लोग खड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन सरकार जो दावा कर रही, जो कहा सो किया, और ख़ास तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे जिस तरीके से फोकस है उसका भी तोड़ आप लोगों को ढूंढना होगा। सिर्फ संगठन खड़ा करने से काम नहीं बन पाएगा। मेरे से प्रश्न है? हेलो केदार जी। हाँ, मेरे से प्रश्न जी केदार जी आपसे ही था। निश्चित रूप से देखिए केदार जी आपसे सवाल था मेरा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत छोटी और सरल बात बताता हूँ, वो दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ प्रदेश बना 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही तो यहाँ 40 लाख टन धान का उत्पादन होता था, जो आज बढ़कर लगभग 130 से 140 लाख टन है। 4 गुना उत्पादन बढ़ गया, और 4 गुना उत्पादन बढ़ने के लिए रकबा उतना ही है। तो किसान भाइयों को जो 4 पोल फ्री कनेक्शन बिजली के डॉक्टर रमन सरकार ने दी, जो पहले 55,000 पंप थे सिंचाई के पंप, जो 5.25 लाख तक पहुंच गए, और निश्चित रूप से जो ड्रिप एरिगेशन के लिए सब्सिडी दी गई, जो बोरवेल कराने के लिए सब्सिडी दी गई, उसके कारण ये इतना उपज किसान भाइयों की मेहनत से बढ़ी। और उन्नत बीज, उन्नत खाद, बिना मिलावटी की, आज तो देखे मिलावटी खाद और मिलावटी बीज किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ये जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत थी, मैंने कहा ना, इन्होंने छल किया, इन्होंने लूट लिया, ये गाते रहेंगे। बात करते हैं आज भी, शराबबंदी से परिवार परेशान है, नहीं कर रहे हैं। अरे छल क्या किया? 2100 रुपया बोला आपने भाई, 2100 तो दिया नहीं गुप्ता जी, ने 2100 रुपए बोला, आज समय मेरे पास इतना ही है, फिर उस बात पे आ गए। लट्टू चलते थे। आपकी कथनी करने में भेद है भाई। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुरली जी, आपको भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा आज यहीं पर मुझे खत्म करनी पड़ेगी, समय इतना ही था, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की नई प्रभारी और काफ़ी कुछ परिवर्तन के साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ दौरे पर है। माना जा रहा है पार्टी को फिर से खड़ा करने की कवायद है, तो सत्ताधारी दल कांग्रेस भी सतर्क निगाहों से इस वक्त प्रमुख विपक्षी दल पर नजरें गड़ाए हुए है और दावा है कि हम अपने कामकाज के दम पे 2023 में रिपीट होंगे। कुल मिलाकर 2023 की जंग की शुरुआत 21 में होने लगी है और पार्टियों ने कमर कस के तैयारियां करनी शुरू कर दी है। आज का मुद्दा में